मैं समीर सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 7 के वीडियो नंबर पार्ट 8 में। यहां पर हम लोग ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जो फास्फोरस है वो नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स जो है उसको बनाता है। इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड्स के फॉर्मूलाज, मेथड्स और उनके प्रिपरेशन के बारे में आपको टेबल में यहां पर दिया हुआ है। अब टेबल की मेथड से अगर आप इसको लर्न करो तो थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको बहुत इजी वे में लर्न करने के लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। अगर आप इस ट्रिक को याद कर लोगे तो इस टेबल में से कोई भी क्वेश्चन या कोई भी स्ट्रक्चर को आप बहुत ही आसानी से ड्रॉ कर पाओगे। चलो बच्चों ट्रिक समझते हैं। देखो ट्रिक के अंदर आपको इस तरीके का एक टेबल याद रखना है। H, यहां पर O, यहां पर O, यहां पर P, यहां पर H और यहां पर P। H का जो मतलब है यहां पर वो होता है हाइपो, O का मतलब होता है ऑर्थो और जो P का मतलब होता है वो होता है आपका पायरो। P का मतलब होता है पायरो, बराबर। HOO PHP। उसके बाद यहां पर आपको याद रखना है H, उसके बाद यहां पर P और उसके बाद यहां पर O। यहां पर आपके प्रीफिक्स आएंगे अस, अस, ईक, अस, ईक और ईक। क्लियर है? अब नंबर्स लिख देते हैं। यहां पर आपका आएगा +3, +3, +3, +4, +4, +4। यहां पर आपको उससे 2 यूनिट लेस लेने, +1, +1, +1, +2, +2 और यहां पर +2। ऑक्सीजन के केस में +2, +3, +4, +5, +6, +7, बराबर। तो इस तरीके का हम लोग टेबल जो है उसको याद कर लेंगे। अगर आपको ये वाला टेबल याद रह गया, बराबर, तो आप कोई भी ऑक्सो एसिड जो है फास्फोरस का उसको बहुत ही आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। चलो देखते हैं। यहां से हम लोग H3 पहला वाला P1O2 ले लेते हैं, बराबर। समझना H3P1O2। तो H3 मतलब कि प्रीफिक्स कौन सा आएगा आपका हाइपो। चेक करो यहां पर हाइपो, बराबर। फास्फोरस सफिक्स में आएगा अस तो हाइपो फास्फोरस और पीछे लगा दो एसिड। चलो दूसरा चेक करते हैं H3PO3। तो यहां पर जो प्रीफिक्स है वो होगा ऑर्थो। फिर फास्फोरस, क्योंकि सफिक्स भी अस ही है ना इसमें, देखो चेक करो एसिड, बराबर। उसके बाद यहां पर H3PO4 लेना है, H3PO4। तो यहां पर आपका जो प्रीफिक्स आएगा वो होगा ऑर्थो फास्फोरस। यहां पर ईक है सफिक्स में तो फास्फोरिक एसिड हो जाएगा। क्लियर है? ऑर्थो फास्फोरिक एसिड। अगर मैं H4P2O5 की बात करूं तो H4 मतलब प्रीफिक्स लगेगा पायरो, बराबर। फास्फोरस सफिक्स है अस, पायरो फास्फोरस एसिड। क्लियर है? पायरो फास्फोरस एसिड। तो कहने का मतलब आप यहां से कोई भी एसिड लिख सकते हो, बराबर। सपोज करो आपको उल्टा दिया है, आपको ऐसा बोला है कि भाई पायरो फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर लिखो, पायरो फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर लिखो। तो पायरो और ईक कहां पर मैच होता है चेक करो। ये पायरो और ये ईक लास्ट वाले कॉलम में मैच हो रहा है, ये पायरो और ये ईक। तो कहने का मतलब जो एसिड आएगा वो होगा H4P2O7। क्लियर है? H4P2O7। चलो बच्चों अब हम इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं वो समझते हैं। तो सपोज करो कि आपको पहला स्ट्रक्चर दिया है H3P1O2। तो इसके अंदर सबसे जो बेसिक यूनिट आएगा वो आएगा आपका P डबल बॉन्ड O, यहां पर आपका आएगा OH। ये सभी के अंदर प्रेजेंट होता ही है, P डबल बॉन्ड O OH। अब चेक करो
H3PO2 में से ये PO2 और H चला गया तो क्या आएगा, 2 हाइड्रोजन बचेंगे। फास्फोरस की वैलेंसी कितनी होती है, 5, कितनी पूरी हो चुकी है, 3, तो बाकी की 2 कौन पूरी करेगा, H। ये हो गया H3P1O2 का स्ट्रक्चर। क्लियर है। अब लेट अस सपोज कि आपको H3PO3 का स्ट्रक्चर बनाना है, बराबर। H3PO3, तो ये भी बहुत आसानी से बना सकते हो, ट्रिक वही की वही। यहां पर फास्फोरस, यहां पर डबल बॉन्ड O, यहां पर OH, उसके बाद यहां पर आपको क्या होगा, देखो H3PO3 में से HPO2 निकाल दो तो क्या बचेगा, H2O बचेगा, H2O। अब H2O बचा, इसका मतलब कि 2 हाइड्रोजन है और एक जो है वो ऑक्सीजन है, तो एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ आएगा और एक बॉन्ड OH के साथ आएगा। क्लियर है, बात समझना। एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कहीं पर भी डबल बॉन्ड से नहीं आ सकता। लेट अस सपोज कि मैं एक ऐसी पॉसिबिलिटी सोचूं कि भाई 2 हाइड्रोजन यहां पर सिंगल बॉन्ड हो इस तरीके से और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि फास्फोरस का वैलेंसी कितना होता है, 5, तो 1 2 3 4 5, इधर तो 7 हो रहा है, तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर हो रहा है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहां पर आपका पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एक हाइड्रोजन आपका यहां पर सिंगल बॉन्ड के साथ आएगा और उसके बाद यहां पर OH आएगा। क्लियर है, चलो अब H3PO4 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। H3PO4, तो H3PO4 भी बहुत आसानी से बना सकते हो, चेक करो। यहां पर फास्फोरस, यहां पर डबल बॉन्ड O, यहां पर आपका OH, इतना तो हो गया। अब H3PO4 में से PO2H निकाल दो तो क्या होगा, H2O2 हो जाएगा। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ तो कनेक्ट हो ही नहीं सकता, इसका मतलब कि ये हुआ कि यहां पर आपका 2 OH ग्रुप आएगा। क्लियर है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O के साथ कभी भी, फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड कभी भी नहीं बना सकता, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर 2 OH ग्रुप आएंगे, बराबर। चलो नेक्स्ट एसिड देखते हैं, H4P2O5। अब यहां पर 2 फास्फोरस आ रहे हैं, समझना। H4P2O5 तो कैसे करेंगे, तो P डबल बॉन्ड O वाले 2 यूनिट लगाओगे, यहां पर P डबल बॉन्ड O OH 1 यूनिट हो गया, उसके बाद P डबल बॉन्ड O OH ये दूसरा यूनिट हो गया। तो H4P2O5 में से यहां पर P2 निकाल दो, H2 निकाल दो, O4 निकाल दो, तो बचा क्या, H2O1, बराबर ना। क्या बचा आपका, H2O1। अब H2O1 में हम लोग ऐसा सोचे कि भाई कोई फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड O लगा दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि फास्फोरस की 1 2 3 4 5 वैलेंसी इधर ही पूरी हो गई, अभी तो फास्फोरस फास्फोरस के बीच में कोई ना कोई लिंकिंग तो आएगा। तो बात समझ लो, फास्फोरस की डबल बॉन्ड O बनाने की टेंडेंसी तो नहीं हो पाएगी। ये पॉसिबिलिटी है कि भाई ये फास्फोरस हाइड्रोजन के साथ हो जाए, ये फास्फोरस हाइड्रोजन के साथ हो जाए और इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन इस तरीके से लिंक हो जाए। क्यों, क्योंकि जो एटम्स हम लोग 2 फास्फोरस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए, मतलब एक के पास एक ही हाइड्रोजन हो, दूसरे के पास OH ग्रुप हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब बीच वाला जो ऑक्सीजन है वो इस तरीके से ब्रीजिंग बन जाएगा, 2 हाइड्रोजन इस तरीके से हो जाएंगे, बराबर। अब हम लोग नेक्स्ट एसिड देखते हैं विच इज H4P2O6। समझना, H4P2O6 समझना है, H4P2O6। तो यहां पर वापस 2 यूनिट लगा दो, P डबल बॉन्ड O OH, यहां पर P डबल बॉन्ड O OH। समझो आउट क्या हुआ, H4P2O6 में से हम लोगों ने P2H2O4 तो निकाल दिया, बचा क्या, H2O2। अब बहुत सिंपल बात है कि भाई H2O2 मतलब यहां पर इसके साथ भी OH ग्रुप आएगा, इसके साथ भी OH ग्रुप आएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का चांस नहीं है, मैं बता चुका आपको। यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का कोई चांस नहीं है, इसका मतलब कि ये फास्फोरस और फास्फोरस के बीच में PP लिंक बन जाएगी।
अब देखो बच्चों, इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उसमें से, या इस तरीके जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। यहां से आपको कोई पूछ सकता है कि पी डबल बॉन्ड हो, इस स्ट्रक्चर में पी डबल बॉन्ड हो कितने हैं। मैं एक ही स्ट्रक्चर कराऊंगा, बाकी के आपको खुद से देख देख के करने हैं। पी डबल बॉन्ड हो, बॉन्ड कितने हैं, तो एक बॉन्ड है। फिर आपको कोई पूछे पीओएच बॉन्ड कितने हैं, तो पीओएच बॉन्ड एक है। फिर आपको कोई पूछे पीएच बॉन्ड कितने हैं, तो वो दो है। फिर आपको पूछे कि कोई एसिडिटी कितनी है, तो बच्चे यहाँ पर एसिडिटी जो है वो 3 लिख के आते हैं या 2 लिख के आते हैं, बट आंसर इसका 1 है। वही ग्रुप जो OH कंटेनिंग है वो एसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फास्फोरस और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो नॉन पोलर होता है, उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये बॉन्ड एसिडिटी के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करता है। सिर्फ जो OH बॉन्ड के हाइड्रोजन है H+ है, वही एसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो OH बॉन्ड में जो हाइड्रोजन है वही एसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब कि ये मोनोबेसिक एसिड आएगा। इस तरीके से आगे आप लिख सकते हो। फिर जो इस तरीके के बॉन्ड होंगे या इस तरीके से H4P2O5 के स्ट्रक्चर होंगे, उसमें आपको POP बॉन्ड पूछेंगे कि कितने हैं, तो 1 आएगा। फिर पूछेंगे PP बॉन्ड कितने हैं, तो 0 आएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। फिर इसकी एसिडिटी क्या होगी, तो इसका एसिडिटी जो है वो 2 होगा, बराबर। अब बात याद रखो, इन टाइप के स्ट्रक्चर्स में से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है वो पीएच बॉन्ड की वजह से आता है। जितना पीएच बॉन्ड जिस स्ट्रक्चर में ज्यादा उतना उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा। तो 1 2 3 4 इस पेज पे 4 एसिड दिख रहे हैं, उसमें से सबसे रिड्यूसिंग जो है वो H3P1O2 आएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास 2 पीएच बॉन्ड है सबसे ज्यादा, बराबर। उसके जितना ही रिड्यूसिंग कैरेक्टर H4P2O5 का आएगा, बराबर। उससे कम रिड्यूसिंग कैरेक्टर H3PO3 का आएगा, और उससे कम लगभग ना के बराबर H3PO4 का आएगा, बराबर। तो इस मेथड की मदद से आप बहुत आसानी से जो फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स है उसको समझ सकते हो। एक और स्ट्रक्चर ले लेते हैं H4P2O7, समझना बच्चों। H4P2O7 H4P2O7 कैसे करेंगे, तो यहां पर P डबल बॉन्ड हो, यहां पर OH, यहां पर P डबल बॉन्ड हो, यहां पर OH, तो कट क्या हो गया H4P2O7 में से, H2P2O4 कट हो गया, बचा क्या H2O3। अब समझ में आएगा, यहां पर एक OH ग्रुप होगा, यहां पर OH ग्रुप होगा, और बीच में ऑक्सीजन जो है वो इस तरीके से लिंक अप हो जाएगा, बराबर। H2O2 जो है वो अलग कर दो इसमें से 2 OH, तो एक ऑक्सीजन जो बचा वो इस तरीके से लिंक अप हो जाएगा। इधर कोई पूछे कि भाई POP बॉन्ड कितने, तो 1। फिर कोई पूछे POH बॉन्ड कितने, तो टोटल 4। PH बॉन्ड कितने, तो 0। P डबल बॉन्ड हो कितने, तो 2, बराबर। एसिडिटी कितनी, तो 4, बराबर ना। इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें से आपको आ सकते हैं। तो देखो बच्चों, यहां पर मैंने बहुत आसानी से आपको फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स के बारे में बता दिया। अब 2 एसिड ऐसे हैं जो इस ट्रिक में कवर नहीं हो रहे हैं, उनके बारे में भी बता देता हूं। एक है आपका पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड, पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड, बराबर। ये एक्चुअली HPO3 में से बना हुआ होता है। HPO3 को n टाइम्स आप रिपीट करो तो पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड बनता है। कैसे होगा समझो, हमारा ट्रिक वही का वही रहेगा। P डबल बॉन्ड हो, OH कर दो, तो HPO3 में से क्या आउट हो जाएगा, P आउट हो जाएगा, H आउट हो जाएगा, O2 आउट हो जाएगा। इसका मतलब एक ऑक्सीजन बचा। अब जो एक ऑक्सीजन है उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, लाइक दिस, बराबर। या इसके ऑक्सीजन को लेफ्ट में लिखता हूं, बराबर, यहां पर। क्यों? क्योंकि आगे के ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड है। अब दूसरा जो फास्फोरस है, दूसरा फास्फोरस, उसको थोड़ा अलग कलर से दिखाते हैं। उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है, OH। इसका ऑक्सीजन और ये फास्फोरस इस तरीके से अपने आप में लिंक हो जाएंगे, बराबर। फिर देखो, उसके बाद यहां पर जो तीसरा HPO3 का यूनिट है, उसका ऑक्सीजन और इसका फास्फोरस एक दूसरे से लिंक हो जाएंगे, बराबर। ये चेन आगे चलती ही रहेगी, बराबर। जैसे ये जो चलता आ रहा है वो, इसको हम लोग बोलते हैं HPO3N। ये जो पार्ट है, अगर इसमें से N हटा दूं, बराबर, तो इसको मेटाफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं।
अगर इसके n मॉलिक्यूल्स लगा दूं तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉली मेटाफॉस्फोरिक एसिड, बराबर, पॉली मेटाफॉस्फोरिक एसिड। एक और है इस तरीके का जिसका नाम है साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड, बराबर, समझना, इसको हम लोग साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। मेटाफॉस्फोरिक एसिड जो है वो होता है HPO3, बराबर, साइक्लिक है तो उसके आगे 3 लगाना है आपको। अब ये कैसे होगा, तो देखो इसके अंदर OP ऑल्टरनेटिंग है, बराबर, OP ऑल्टरनेटिंग है, बात समझना, P डबल बॉन्डो OH और यहां पर सिंगल बॉन्डो 1 2 3 1 2 3 4 5, बराबर, इस तरीके का स्ट्रक्चर आएगा ना। HPO3 मतलब यहां पर साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड में, बराबर, HPO3 के में से PHO2 निकाल दो तो एक ऑक्सीजन बचेगा जो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगा। अब बात समझना, यहां पर इस फास्फोरस का ये जो एक ऑक्सीजन है उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया लाइक दिस, समझना, ये ऑक्सीजन इस तरीके से है तो ये ऑक्सीजन मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ये वाला पार्ट मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। बचा क्या, तो यहां पर आपका डबल बॉन्ड O वाला पार्ट बचा और OH वाला पार्ट बचा, समझ में आ रहा है। 1 2 3 4 5 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। वापस इस फास्फोरस के अंदर डबल बॉन्ड O और OH, बराबर, यहां पर डबल बॉन्ड O OH। अब देखो ये वाला पार्ट ही मैंने रिप्रेजेंट किया है, P डबल बॉन्ड O OH, इस तरीके के 3 रिपीटेशन यूनिट्स है। देखो ये 1 हो गया, फिर P डबल बॉन्ड O ये 2 हो गया, बराबर, और ये आपके 3 हो गए, बराबर। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड, बराबर। साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड के अंदर, सॉरी, साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड, नॉट साइक्लोमेटा, हाँ साइक्लो, क्योंकि इसके 3 यूनिट है ना मेटाफॉस्फोरिक यूनिट के, मुझे करेक्ट कर लेना, साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड, बराबर। अब देखो इसके अंदर हम लोग ऑक्सीजन के 3 यूनिट, ऑक्सीजन और फास्फोरस की ऑल्टरनेटिंग लिंकेज बनाते हैं, बराबर, ये हो गया, बराबर। अब फास्फोरस का और ऑक्सीजन का ये वाला बॉन्ड तो बना पड़ा है, बचा कौन सा, OH और डबल बॉन्ड O वाला, तो वो दिखा दिया, बराबर, OH और डबल बॉन्ड O वो दिखा दिया, OH और डबल बॉन्ड O दिखा दिया, हो गया आपका साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। क्योंकि मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3 होता है, उसका ट्राई मतलब उसके 3 यूनिट मतलब ट्राई, और ये 3 यूनिट साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसीलिए मैंने बोला साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड, साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। इसकी एसिडिटी आप देखो तो वो 2 होगी, बराबर, डायाबेसिक एसिड है, बराबर। P डबल बॉन्ड O कितने हैं, तो 1 2 3, बराबर ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको फास्फोरिक एसिड में से आ सकते हैं, जो बहुत आसानी से आपने ट्रिक की मदद से समझ लिए। अब आगे देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इन ऑक्सो एसिड्स द फास्फोरस इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय अदर एटम्स। अभी हमने समझा, उसमें देखा था कि सभी फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर जो है वो टेट्राहेड्रली होता है, बराबर। सभी फास्फोरस के अंदर जो ऑक्सो एसिड्स का स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल होता है। ऑल ऑफ दिस कंटेन एटलीस्ट 1 P डबल बॉन्ड O एंड 1 POH बॉन्ड, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। जिस फास्फोरस के पास ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर है, मतलब 5 से कम है, उसके पास P डबल बॉन्ड O और POH बॉन्ड के अलावा या तो PP बॉन्ड है या तो PH बॉन्ड है, लेकिन दोनों नहीं हो सकते। मतलब जिस फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट 5 से कम है, बराबर, 5 से कम है, उनके अंदर P डबल बॉन्ड O बॉन्ड तो है ही, POH बॉन्ड तो है ही, उसके अलावा या तो PP बॉन्ड है या तो फिर PH बॉन्ड है, दोनों नहीं हो सकते। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो फास्फोरस है उसका डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन मतलब एक ही एलिमेंट का हायर और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होना। एग्जाम्पल के फॉर्म में जो ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड है या फास्फोरस एसिड है,
इसको हम जब हीट करते हैं तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट होके ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बनाता है और फॉस्फीन गैस बनाता है, काफी जहरीली गैस। चलो देखते हैं। यहां पर हम लोग +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कोई भी फॉस्फोरिक एसिड ले रहे हैं, 5 से कम होना चाहिए। चेक करो यहां पर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, तो वो +3 होगा, बराबर। ये डिस्प्रोपोर्शनेट होके फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फीन बना लेता है। फॉस्फीन के अंदर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा फॉस्फोरस का, तो -3। इधर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, तो +5। देखो एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा मतलब ऑक्सीडेशन, उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ मतलब कि रिडक्शन। तो ये जो एलिमेंट है वो क्या करते हैं, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन करते हैं, बराबर। अब यहां पर अगर एलिमेंट रिएक्शन को बैलेंस करना है तो यहां पर आपका 4 और यहां पर आपको 3 लगाना है, बराबर। ये रेडॉक्स रिएक्शन है, बराबर। रेडॉक्स रिएक्शन है जिसको पहले आप चार्ज बैलेंस करोगे, उसके बाद उसका एटॉमिक नंबर बैलेंस करोगे। अब उसके बाद यहां पर आगे क्या दिया हुआ है, द एसिड्स विच कंटेन pH bond have strong reducing properties। जिनके पास POH बॉन्ड है उनके पास स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज होती है, बराबर। जो एसिड्स के पास pH बॉन्ड है उनके पास स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज होती है, बराबर। मतलब कि उनके पास दूसरे एलिमेंट्स को रिड्यूस करने का कैरेक्टर होता है। यहां पर AgNO3 का रिएक्शन दिया है, अगर AgNO3 का रिएक्शन H3PO2 के साथ होगा तो H3PO2 AgNO3 को रिड्यूस करके Ag में कन्वर्ट कर देगा, सिल्वर में। फास्फोरस खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा H3PO4 में। चलो रिएक्शन लिखते हैं। सपोज करो कि मैं सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन एक्वियस मीडियम में H3PO2 के साथ कराता हूं, बराबर। तो ये सिल्वर रिड्यूस हो जाएगा सिल्वर में। HNO3 जो है, सॉरी NO3 जो है वो H के साथ कंबाइन होके बना देगा HNO3, और ये जो H3PO2 था वो ऑक्सीडाइज होके H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन दिखाता है कि ये बहुत ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। यहां पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट था तो यहां पर उसका 0 कर दिया। तो ये रिएक्शन हमें दिखाता है कि जिनके पास pH बॉन्ड है, जिन ऑक्सो एसिड्स के पास pH बॉन्ड है वो ही रिड्यूसिंग एजेंट है, बराबर, उसके अलावा के नहीं। अच्छा, जिनके पास pH बॉन्ड है वो एसिडिटी में कोई भी रोल प्ले नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर ओनली दोज एसिड्स आर एसिड्स व्हिच आर हैविंग OH बॉन्ड। जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है वही आयोनाइजेबल है, वही आपका H+ जो है वो देता है, बराबर, और वो बेसिसिटी में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देता है। H3PO3 H3PO4 जो है वो डायाबेसिक और ट्रायाबेसिक एसिड्स है, बराबर। मतलब उनकी बेसिसिटी जो है वो 2 या तो 3 यूनिट है, बराबर। बाकी हमने स्ट्रक्चर्स तो इनके डिस्कस कर ही लिए थे, तब इस बात को हमने समझ ही लिया है, बराबर। चलो ठीक है, यहां पर हम लोग यहां तक रख रहे हैं। ग्रुप नंबर 16 ऑनवर्ड्स डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।